ठीक है, चलो चलो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का एक पार्ट। चैप्टर 3 क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। और इस एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे तीन अहम बातें, तीन टॉपिक्स। हमारा टॉपिक आज का टारगेट है 3 टॉपिक्स को खत्म करना। ये 3 टॉपिक्स आपको समझाना है। सबसे पहला टॉपिक है साइज। एटम का साइज नापना, ये हमारा पहला टॉपिक है। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब सवाल ये आता है, सर एटम्स होते हैं गोल, एटम्स होते हैं स्फेयर्स, स्फेयर्स। एटम्स होते हैं स्फेयर, और स्फेयर का एक ही डायमेंशन है और वो डायमेंशन है रेडियस। एटम में कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं है बेटा। एटम में कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं होती। एटम का एक ही डायमेंशन होता है और वो डायमेंशन होता है उनका रेडियस। अब रेडियस निकालना है। रेडियस बड़ा होगा तो एटम बड़ा होगा, रेडियस छोटा होगा तो एटम का साइज छोटा होगा। इसमें होता है एंटायरली साइज डिपेंड करता है सर रेडियस। रेडियस निकालना एटम का थोड़ा टेढ़ी खीर है। क्यों? एज एटम्स आर sphere, as atoms are sphere, so radius is the only dimension. As atoms are sphere, so radius is the only dimension. Radius ही इकलौता उनका डायमेंशन है जिससे साइज पता करेंगे। To calculate radius of atom is a complex task. क्यों कॉम्प्लेक्स? यार इतना आसान नहीं है रेडियस निकालना। तुम कहोगे सर क्या है, रेडियस निकालने में तो बहुत ही आसान है। मैंने कहा नहीं यार इतना आसान नहीं है, रीजन है इसका। रेडियस क्या होता है पहले मुझे ये समझाइए। रेडियस होता है न्यूक्लियस से सरकमफ्रेंस की दूरी, इसे हम कहते हैं रेडियस। यार रेडियस तभी तो निकल पाएगा जब इलेक्ट्रॉन एक लाइन में घूमेगा। एक लाइन में घूमता ही नहीं है। अनीश वेट, इलेक्ट्रॉन एक पाथ में घूमता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमता है वेव फंक्शन की तरह। तो सर जब ये वेव फंक्शन की तरह घूमता है तो रेडियस ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे, कौन सा रेडियस होगा? बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो बहुत जायज बात है। कैसे निकलेगा रेडियस? और दूसरी बात है एटम इतना छोटा होता है कि उसको अकेले करना भी बहुत दूभर है, अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। कॉम्प्लेक्स टास्क एज atoms are very small and
टफ टू आइसोलेट, अकेला करना बड़ा मुश्किल है। मोर ओवर atoms are very small and tough to isolate. Moreover, electrons are not moving in a definite path. Electrons are not moving in a definite path. So we can't have a fixed circumference. मुझे पता ही नहीं है circumference मतलब बाहर का पॉइंट कहां तक मुझे उसका रेडियस निकालना, मुझे पता ही नहीं है भाई। तो इसीलिए एटम का साइज निकालना एक बड़ी बात है, प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे सर, हर बात का जवाब होता है, हर बात का एक सोल्यूशन होता है। तो साइंटिस्ट ने एटम का रेडियस निकालने का तरीका बताया, एटॉमिक रेडियाई। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो उन्होंने कहा कि एटम्स का रेडियाई निकल सकता है 3 तरीकों से। अब ये 3 तरीके कौन से थे भाई? पहला, अगर वो एटम जिसका रेडियस आप निकालना चाहते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, कोई कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, तो पहला निकलता है उसका कोवेलेंट रेडियाई। अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है तो कोवेलेंट रेडियाई, इसको आर सी से डिनोट करते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मतलब मान लीजिए एक एटम दूसरे एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सके। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़कर बनाता है H2। ज्यादातर नॉन मेटल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर कर लेना है। बेटा न्यूक्लियस फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती, बट न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स होती है, आप ये जानते हैं। तो हम अपन क्या करेंगे, हम लोगों ने दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया और उसका हाफ कर देते हैं, और उसके हाफ को कहता हूं आरसी कोवेलेंट रेडियस। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा एरर आएगा, देख रहे हैं आप एरर, ये सर ये तो यहां तक की ही दिखाएगा, ये तो एरर आएगा। मैंने कहा यार एरर तो आएगा, सही बात कर रहे हो तुम। बट ये एरर जितने बड़े होंगे ना एटम्स, बेटा आप ध्यान करेंगे, एटम को और बड़ा बनाता रहूंगा तो ये एरर और बड़ा होता रहेगा। और बड़ा बनाऊंगा अगर मैं, तो ये एरर और बड़ा होगा, मतलब ये बड़े में एरर और बड़ा होता रहेगा। और अगर मैं छोटा करूंगा तो क्या होगा, एरर छोटा होगा। और छोटा करूंगा तो एरर और छोटा होगा। और आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एटम बहुत बहुत छोटे होते हैं, तो ये एरर भी क्या होगा बेटा, बहुत बहुत छोटा। बात खत्म, इतना छोटा कि नेग्लिजिबल होगा। तो कोवेलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे आप, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों इंटर न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ, half the internuclear distance when two similar atoms are held
through covalent bond. जब कोवेलेंट बॉन्ड से तो सेम एटम, ये नहीं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा है, नहीं भैया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ा है, यू हैव टू मेक श्योर कि सेम एटम्स आपस में जुड़े, उसे कहेंगे कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, मोस्टली नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एटसेट्रा have mostly non-metals like hydrogen, nitrogen, fluorine, radii can be calculated by this way, इस वे से निकाले जाते हैं। अब आपका दूसरा सवाल, सर जो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं उनके बारे में क्या करेंगे आप? जैसे मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं, तो मेटल के लिए हम लोग दूसरा रेडियस देखेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे। तो दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है मेटालिक रेडियस। हाँ नितिन बताइए। बिल्कुल, क्योंकि मरकरी भी एक मेटल है, अगर वो लिक्विड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो है तो मेटल। मरकरी का एक एलिमेंट मरकरी के दूसरे एलिमेंट से मेटालिक बॉन्ड से ही जुड़ा रहता है। वो मेटालिक बॉन्ड लिक्विड अवस्था में उससे फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड हो गैस हो, ये देखो ना, ये गैस है, ये तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब तो गैस है। तो गैस लिक्विड सॉलिड हर चीज का रेडियस तो होता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इनमें हम H2SO4 में हाइड्रोजन का अलग, सल्फर का अलग, ऑक्सीजन का अलग, अलग अलग रेडियस निकालते हैं। H2SO4 तो कंपाउंड है, उसमें कैसे निकलेगा रेडियस? अगर मुझे हाइड्रोजन का रेडियस चाहिए तो मैं हाइड्रोजन H देखूंगा, ऑक्सीजन का है तो O2 देखूंगा। H2SO नहीं नहीं नहीं, कंपाउंड का रेडियस कैसे होगा बाबू? कंपाउंड तो बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है, एटम अकेला स्फेयर होता है ना। कंपाउंड तो क्या है, जैसे कंपाउंड का NH3 अमोनिया अलग अलग एटम से मिलकर बनते हैं। हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस। अनीश तुम भी कुछ पूछ रहे थे बेटा, बताइए आप क्या पूछ रहे थे? अच्छा, मेटालिक रेडियस क्या है? जब दो एटम आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होंगे, उनके बीच के न्यूक्लियर का डिस्टेंस का हाफ कर देना, ये मेटालिक रेडियस है। याद रखिएगा, मेटालिक रेडियस में एक एटम दूसरे एटम के अंदर ओवरलैप नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता। इसमें ओवरलैपिंग होती है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, half half the internuclear distance between two similar metal atoms which are bonded through, which are held through metallic bond, जो metallic bond से जुड़े हुए। ठीक है, we can calculate metallic radius for all metals.
लाइक कॉपर, जिंक एटसेट्रा। बट एक समस्या आ गई है। क्या समस्या है सर? जो लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते थे, जैसे कि ज्यादातर नॉन मेटल्स, उनका आपने कोवेलेंट रेडियस निकाल लिया। सर जो मेटालिक बॉन्ड बनाते थे मेटल्स, उनका आपने मेटालिक रेडियस निकाल लिया। सर अभी एक समस्या रह गई। मैंने कहा क्या बेटा? आप कह रहे हैं सर जो ना तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। मैंने कहा मतलब जो सर बॉन्ड ही नहीं बनाते, ना वो नॉन मेटल्स है ना वो मेटल्स है, जो बॉन्ड ही नहीं बनाते सर। मैंने कहा मतलब आप किसकी बात करना चाहते हैं? हम बात करना चाहते हैं नोबल गैसेस की, इनर्ट गैसेस की, जो किसी भी तरह का कोई बॉन्ड बनाता ही नहीं। उनका रेडियस कैसे निकालेंगे? मैंने कहा गुड क्वेश्चन। अब आते हैं मुद्दे पर। अब आते हैं मुद्दे की बात। भाई एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था वेंडर वॉल। वेंडर वॉल। उन्होंने एक चीज बताई थी। क्या? उन्होंने बताई थी कि दुनिया में हर एक सेम चीज को अट्रैक्ट करती है फोर्स से। हमेशा एक सेम चीज को अट्रैक्ट करती है फोर्स से। सेम मॉलिक्यूल को फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना? उसको हम कहते हैं वैंडरवाल फोर्सेस। ये वैंडरवाल साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने बताया था। और उन्होंने ये भी समझाया था कि भैया देखो नोबल गैसेस भी ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ। उस फोर्स का नाम है वैंडरवाल फोर्सेस। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हीलियम है, हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, भरे पूरे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, और इनके पास फुली फिल्ड एकदम शेल है। तो ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो थोड़ा और करीब जाएंगे। क्यों? वैंडरवॉल फोर्सेस की वजह से थोड़ा और करीब जाएंगे। एक समय आने पर वो इतने क्लोज आ जाएंगे कि जिनके बाद उनके भरे पूरे नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से फुली फिल्ड, क्योंकि बाहर वाला शेल उनका फुली फिल्ड एकदम भरा हुआ है, तो ये फुली फिल्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब क्या हुआ? वो मॉलिक्यूल दूर थे, और पास आए, और पास आए, और पास आए। एक समय आने पर ये इतने पास आ जाएंगे, चिपकेंगे नहीं, उससे ज्यादा पास आ नहीं सकते। उससे ज्यादा क्यों नहीं पास आ सकते? क्योंकि उससे जैसी और पास आने लगेंगे, जैसी वैंडरवॉल फोर्स उनको और करीब खींचेगा, और करीब खींच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके वैलेंस शेल, बाहर वाले शेल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। नोबल गैसेस पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे होने की वजह से उनके भरे हुए इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। उनके भरे हुए शेल एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। ये सिर्फ नोबल गैसेस में होता है, क्योंकि उन्हीं के केस में शेल्स एक दूसरे पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। तो जब भरे हुए शेल एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों, रिपल्शन होता है, तो वो और करीब नहीं होते, फिर दूर जाने लगते हैं। तो वैंडरवाल साहब ने कह दिया भैया एक काम करो, जब वो सबसे करीब होंगे ना, उनकी फोटो खींच लो। जब वो सबसे करीब होंगे, उस मोमेंट पर आप लोग उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। बेटा वेट करिए 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। आपका आंसर कंप्लीट करके ही तो दूंगा, है ना? शायद आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुनेंगे तो शायद प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। एक बार सुनिए, फिर उसके बाद आई विल डील। तो जब वो सबसे करीब होंगे उसके बीच के डिस्टेंस को मैं हाफ कर दूंगा। उसके बीच के डिस्टेंस को हाफ करके जो रेडियस आएगा वो आएगा वैंडरवॉल रेडियस। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आएगा हर बार। क्यों बड़ा आएगा सर? क्योंकि एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा सर, ये तो बड़ा आएगा। मैंने कहा हाँ बड़ा आएगा बिल्कुल। जिसकी वजह से वैंडरवॉल रेडियस एक्सपेक्टेड वैल्यू से बड़ी वैल्यू देता है।
बच्चों इसी की वजह से नोबल गैसेस का जितना साइज आना चाहिए था, जब उनका वेंट्रवॉल रेडियाई निकलता है वो उससे बड़ा, एक्सपेक्टेड साइज से बड़ा साइज निकलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है नोबल गैसेस में, जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा रेडियस क्यों निकलता है? आंसर बहुत क्लियर है, बिकॉज दे हैव वेंट्रवॉल रेडियस, क्योंकि उनका रेडियस वेंट्रवॉल है, इसलिए वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा वैल्यू दिखाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर? हम लोग लिखेंगे हाफ द इंटर nuclear distance between two atoms mostly, कौन होंगे ये? noble gases when they are at closest distance, जब वो closest distance पर होंगे, non bonded अवस्था इसे कहते हैं। ठीक है, we calculate RV for, RV किसके लिए? वेंडरवॉल रेडियस किसके निकालते हैं? फॉर नोबल गैसेस। अगला पॉइंट क्या है? RV is usually bigger than expected, is usually bigger than expected, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा निकलता है, as it is calculated when atoms are non bonded। ये तब निकाला जाता है जब एटम बॉन्ड ही नहीं बनाते भाई। RV is usually bigger than expected as it is calculated when atoms are not bonded। thus इसीलिए noble gases usually have greater RV than their expected sizes, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बड़े होते हैं, यूजुअली बिगर। और इस भाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, नोबल गैसेस फाउंड टू बी बिगर देन एक्सपेक्टेड, बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बात बन गई सर, मतलब काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीका हमने निकाला एटम का रेडियस निकालने के लिए। जो चीज नहीं भी निकल सकती थी वो भी निकल गई। देखो कैसे निकाला हम लोगों ने। हम लोगों ने कहा भाई नॉन मेटल्स के लिए निकाल दो कोवेलेंट, मेटल्स के निकाल लो मेटालिक रेडियाई, और नोबल गैसेस के लिए निकाल लो वेंडरवॉल रेडियाई। इसे कहते हैं RC, इसे कहते हैं RM, इसे कहते हैं RV रेडियस। यहाँ पे एक नोट लिख देता हूं, एक्यूरेसी ऑर्डर सबसे ज्यादा एक्यूरेट कोवेलेंट होता है, एक्यूरेसी ऑर्डर सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है ये कोवेलेंट, और ये वैंडरवॉल सबसे इनएक्यूरेट होता है, मोस्ट एक्यूरेट, और ये है मोस्ट इनएक्यूरेट। अब एक चीज और है, क्या सर? व्हाट अबाउट आयंस? सर आयंस का भी रेडियस निकल सकता है। आयंस, मैंने कहा आयंस का रेडियस आयोनिक रेडियाई कहलाएगा, पर वो एटॉमिक रेडियाई से अलग होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई का मतलब एटम की बात हो रही है।
आयनिक रेडियस मतलब आयंस की बात। एटम का रेडियस एटॉमिक रेडियस, आयन का रेडियस आयनिक रेडियस। अब आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। तो कैटायन का रेडियस कैटायनिक रेडियस, एनायन का रेडियस एनायनिक रेडियस। अब उसको हम डील करेंगे। सॉरी बेटा फॉर द डिस्टरबेंस। आयनिक रेडियस पे आते हैं। आयोनिक रेडियाई की बात करते हैं। आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस और अनायंस। कैटायन का रेडियस कैटायनिक रेडियाई, आयन का रेडियस अनायनिक रेडियाई। अब मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके कैटायन का केस। कैटायंस में क्या होता है बेटा, एक बात बताएं मुझे आप। मान लीजिए किसी में 10 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें, रोटेट कर रहे हैं शेल्स। तो न्यूक्लियस एक चार्ज से खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस फोर्स से खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से खींचता है अपनी तरफ। सारे इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से खींचता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। तो अगर मान लो एग्जांपल दे दो। हाँ एक ही बात है, स्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज, बाइंडिंग फोर्स, सब एक ही मतलब, सब एक ही नाम है। आम भाषा में न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस जिन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसको मैं दूसरे तरीके से देखूंगा, प्लस और माइनस के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको मैं दूसरे और तरीके से देखूंगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी। अलग अलग नाम, अलग अलग तरीके, चीज एक ही, कॉन्सेप्ट एक ही। तो न्यूक्लियर चार्ज सबसे आसान शब्द है इसको समझने के लिए। तो न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचता है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। मैं किसी एटम को मत समझिए, किस एटम के बारे में, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। अब मान लो उस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया सर, अब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए भैया। पहले तो इक्वलाइजर था, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या है, इसका मतलब न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल बन गया। पहले 10 माइनस पे 10 प्लस था, अब 9 माइनस पे 10 प्लस, इसका मतलब एक प्लस एक्स्ट्रा। इसका मतलब न्यूक्लियस जिस फोर्स से खींच रहा था वो ज्यादा फोर्स से खींचेगा लाला। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते ही कोई भी एलिमेंट बन जाता है कैटायन, और कैटायन का साइज होता है छोटा। क्यों छोटा होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से खींचता है, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल बन जाता है। उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को और टाइटली खींचेगा। एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो न्यूक्लियर का चार्ज और बढ़ जाएगा और स्ट्रांगली खींचेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा प्लस चार्ज बढ़ता रहेगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा, साइज छोटा होता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, सोडियम है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाएगा, Na+, तो हम कहेंगे Na+ छोटा है Na के मुकाबले। एक और एग्जांपल Mg, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद Mg+, दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद Mg2+। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दिया साइज छोटा हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन दिया साइज और छोटा हो गया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो कैटायन क्या लिख रहा हूं मैं आगे, कैटायंस आर स्मॉलर देन their
parent atoms. Cations are smaller than their parent atoms. अपने parent atoms के मुकाबले smaller होते हैं. क्यों? As after the removal of each electron, nuclear charge increases and size contracts. और साइज क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है. समझ में आ रही है मेरी बात? और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन देता रहता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता रहता है, चार्ज बढ़ता रहता है कैटायन पर, और साइज और छोटा होता है. इसका मतलब as the with each loss of electron, ऐसे लिखना, with each loss of electron cationic charge increases and size decreases subsequently. इसका मतलब greater the cationic charge, smaller the radii. Example, जैसे Al3 plus Mg2 plus Na plus. आप देख पा रहे हैं, अगर मैं बात करता हूं तीनों में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, Na में 10 इलेक्ट्रॉन, Mg में 10 इलेक्ट्रॉन, Al में 10 इलेक्ट्रॉन. 10 इलेक्ट्रॉन सेम. इनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. इसका मतलब अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग चार्ज है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है. हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मतलब ही नहीं है यार, हम तो देखेंगे चार्ज. सर प्लस चार्ज है मतलब साइज छोटा, प्लस जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा छोटा. इसका मतलब Mg2 प्लस Na प्लस से छोटा होगा, Al3 प्लस Mg2 प्लस से छोटा होगा. क्यों? क्योंकि इसके पास 2 प्लस है, उसके पास 3 प्लस है. ये है फंडा कैटायन के साइज. अब एनायन का देखते हैं. एनायंस का इधर उल्टा होता है. कैसे? पहले समझा देता हूं. मान लो 10 प्रोटॉन थे और 10 ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे, और ये इसको एक फोर्स से खींचते हैं जिसका फोर्स का नाम. अब मान लो 10 ही प्लस है, एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया. अब क्या करें सर? सर एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया. इसका मतलब न्यूक्लियस कमजोर पड़ गया सर, क्योंकि न्यूक्लियस में 10 प्लस है और बाहर 11 माइनस है. इसका मतलब अब फोर्स थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, फोर्स उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया. न्यूक्लियस का दम कमजोर हो गया, साइज बढ़ गया. न्यूक्लियस का फोर्स कमजोर, मतलब न्यूक्लियस कम पावर से खींच पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई ना यार. अब मान लो और इलेक्ट्रॉन आ गया एक, ओ भाई साहब, और वो बाहर की तरफ पुल होगा तो साइज और बढ़ेगा. तो इसका मतलब यहाँ पर उल्टा केस है सर. तो क्या लिख रहा हूं? एनायंस आर larger than their parent atom. parent atom का मतलब क्या? parent जिससे बना है. जैसे Cl से बना Cl माइनस, तो Cl माइनस एनायन है, Cl उसका parent atom है जिससे वो बना है. Anions are larger than their parent atoms as after the gain of electron. जैसे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है,
न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। And ions are larger than their parent atom as after the gain of electron nuclear charge decreases, due to which an ion pull outwards, that is साइज कर जाता है एक्सपैंड। ठीक है, इसका मतलब Cl से बड़ा है Cl माइनस, इधर भी लिख देता हूं एग्जाम्पल, जैसे Na और Na प्लस में Na बड़ा है, इसमें कैटायन छोटा था, उसमें एनायन बड़ा है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आता है, with the gain of each electron, with the gain of each electron, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन आता रहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होता रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ऐड होगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज और कमजोर पड़ेगा। तो विद द गेन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज kept on decreasing, nuclear charge kept on decreasing, and hence size increases, इसलिए साइज बढ़ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे O2 माइनस बड़ा होगा F माइनस से, हालांकि आप चेक कर लो भाई, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर है 8, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा 10। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, उसपे 1 माइनस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया 10, दोनों पे इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, बट जितना चार्ज ज्यादा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना साइज बढ़ा। तो मैं इधर लिख देता हूं, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर विल बी इट्स साइज, जितना बड़ा होता रहेगा उतना साइज बड़ा होता रहेगा, जितना चार्ज ज्यादा। उधर उल्टा है भाई, उधर जितना चार्ज बढ़ा रहा था कैटायन का, साइज घट रहा था, एनायन का चार्ज जितना बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे आप लोगों को बता दूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एक मतलब, यहां पर डिफरेंट आयंस species atoms having same number of electrons, different ions species atoms having same number of electrons, ultimately है तो अलग अलग आइटम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम, उसको हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें, नियॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, नियॉन में 10, कौन मुझे बताएगा Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, Na के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यस वेरी गुड। व्हाट अबाउट Mg2 प्लस, सर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 2 प्लस मतलब उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब 10। एल्यूमिनियम 3 प्लस, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको, उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यस 10 उसमें भी, वेरी गुड। अच्छा F माइनस की अगर मैं बात करता हूँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, उसने एक इलेक्ट्रॉन माइनस, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने, यस उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन।
O2 माइनस में अभी अभी पीछे मैंने बताया 10 इलेक्ट्रॉन, N3 माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन। सर ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें ये है, एक सेकंड बेटा जी, एक सेकंड। प्रफुल्ल बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा बताइए भव्या क्या पूछ रहे हैं आप? अभी अभी बिल्कुल आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली। अभी मैं सबके उस पे आऊंगा। अभी मैं सबका साइज आपस में डिस्कस करूंगा, ठीक है। नियॉन, नियॉन क्या है? एक एटम है, अगर आप ध्यान से देखें। अच्छा ये तीनों क्या है? ये तीनों कैटायंस है सर। ये तीनों क्या है सर? ये तीनों अनायंस। ठीक है, पर देखो आप यही तो ऊपर लिखा है, आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, स्पीशीज, कुछ भी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, चाहे वो एटम हो, कैटायन हो, एनायन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब होता है, आइसो शब्द का मतलब है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। इलेक्ट्रॉनिक तो आप जान ही गए, इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना। अब इनका ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा? हमें पता है सर, एटम से बड़ा होता है एनायन, एटम से छोटा होता है कैटायन। सर ये हमें पता है। मान लो फॉर एनी एलिमेंट ई, कोई एलिमेंट ई है, तो ई से बड़ा होगा उसका एनायन और ई से छोटा होगा उसका कैटायन। ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं जो कैटायन एनायन दोनों बनाता हो। सिर्फ एक है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटायन एनायन दोनों बनाता है, वो आयोडीन है बेटा। आप लोगों को बड़े काम की बात बताता हूँ, आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट उसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज मेटल की ऐसी भी है। जिसमें से एक चीज आपको बताता हूँ, आप अपने घर के नमक में ना, घर के नमक को कभी ऐसे ऐसे करेंगे, लाइट में रोशनी में देखेंगे, घर का नमक होता है NaCl, बट उसके अंदर होता है आयोडीन। तो घर के नमक को आप कभी रोशनी में देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें से कुछ कुछ चमक रहा है, एक चमक, वो आयोडीन की वजह से है। तो आयोडीन में एक मेटालिक लश्चर होता है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल में चमक होती है, नॉन मेटल में चमक नहीं होती। आयोडीन इकलौता नॉन मेटल है जिसमें चमक है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है। हाँ अनीश बताइए बेटा। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी भी एक रेस्ट्रिक्शन है। पहले तो ये बात समझ लीजिए, कोई एक एलिमेंट कैटायन और एनायन बना ही नहीं सकता, दोनों चीजें नहीं बना सकता आयोडीन के अलावा। एक एलिमेंट, जैसे मेटल होते हैं, मेटल हमेशा कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल हमेशा एनायन बनाते हैं। दूसरी बात, और तीसरी बात, कितने कैटायन और कितने एनायन बना सकते हैं वो भी डिपेंड करता है, वो भी रेस्ट्रिक्टेड रहता है। कुछ एलिमेंट एक ही कैटायन बना सकते हैं, कुछ मेटल एक से अधिक कैटायन बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है उनके नेचर पर, उनके स्वभाव पर। वो तो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे आयरन है, आयरन Fe2+ भी बनाता है, Fe3+ भी बनाता है। इसे कहते हैं फेरस, इसे कहते हैं फेरिक। सोडियम है, सोडियम सिर्फ Na+ बनाता है, Na2+3+ नहीं बनाता, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर गया। जैसे 2,8,1 है, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो 2,8 बन गया। 2,8 क्या होता है? स्टेबल। अब वो और थोड़ी इलेक्ट्रॉन देगा, अनस्टेबल थोड़ी बनेगा 2,7। ऑलरेडी वो नोबल गैस बन चुका है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ही नहीं वो। तो वो डिपेंड करता है उनकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह। यस, वहां पे स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल। हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में, 11th और 12th के सिलेबस में यही है कि कब वो एक से अधिक कैटायन बनाएगा, कब वो एक कैटायन बनाएगा। ये हम लोगों के, और ये एक कोई एक चैप्टर में नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूं बेटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरी केमिस्ट्री में है, ये पूरे सिलेबस में चलता रहेगा। ठीक है, तो आयोडीन, एक सेकंड बस, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट इसको, फेस को कंप्लीट कर। तो आयोडीन इज द ओनली
element which forms cation as well as anion. कैटायन और एनायन दोनों बनाता है। तो फॉर आयोडीन, आयोडीन के लिए क्या ऑर्डर होगा? आई प्लस, आई और आई माइनस। एग्जाम में आएगा कौन सा ऑर्डर सही है, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, अलग अलग ऑर्डर होंगे। तो आपको ध्यान रखना है एनायन का सबसे बड़ा, कैटायन का छोटा, और अगर मैं पीछे इनकी बात करूं तो कैटायन का छोटा होता है एटम से। तो एटम कौन है इधर? नियॉन। तो नियॉन से छोटे होंगे कैटायंस, ये तीनों छोटे होंगे। इन तीनों में ऑर्डर क्या होगा भाई? हमें पता है कैटायन में जितना चार्ज ज्यादा होता है उतना साइज छोटा होता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम 3+ से बड़ा होगा, Mg2+ से बड़ा होगा, Na+ और उससे बड़ा होगा नियॉन। नियॉन से बड़े हैं एनायन। अब एनायन में हमें पता है उल्टा, जितना चार्ज ज्यादा उतना साइज बड़ा, उससे बड़ा F-, उससे बड़ा O2- और उससे बड़ा N3-। ये है इधर इनके साइज का, इनके साइज का डिस्क्रिप्शन। ये इनके साइज का, ध्यान से देख लीजिए। अब आप मुझे बताइए, ये टॉपिक हो गया खत्म। अब आप मुझे बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ, नहीं सिलिकॉन फिर वही कार्बन वाली बात है ना, जो आपने क्लास 10 में पढ़ी थी। 4+ दे भी सकता है, 4- दे ले भी सकता है सिलिकॉन। पर ज्यादा हम देखेंगे सिलिकॉन 4+ लेगा, ठीक है ना, 4+ देगा, ठीक है ना। सिलिकॉन ज्यादातर कंपाउंड ऐसा ही Cl4 या बनाता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन देने पर देता है। नीचे नीचे जाते हुए ना, पीरियोडिक साइज में नीचे जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो कार्बन के मुकाबले सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ गई। क्यों? ऑब्वियस सी बात है यार, कार्बन में साइज छोटा था तो 4 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब थे, सिलिकॉन का साइज बड़ा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले गए, दूर चले गए तो उनको लॉस की टेंडेंसी ज्यादा हो गई कार्बन के मुकाबले। सिलिकॉन के नीचे जो होगा जर्मेनियम, उसके इलेक्ट्रॉन लूज की और टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यही चलता रहता है, समझे? और किसको क्या पूछना था पूछिए। यस भव्य, आप कुछ पूछ रहे थे मेरे ख्याल से। चल, चलो भाई आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। मैं जो पीडीएफ है ये शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, प्लीज आप लोग इसे कॉपी कर लीजिएगा टाइमली। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ग्रुप पे मैसेज देख लीजिएगा, ग्रुप पे मैसेज देख लीजिएगा। ये एक बात बताइए, न्यूलाइट वाले बच्चे एक बात बताओ, न्यूलाइट वाले बच्चों की कल सैटरडे को सुबह छुट्टी है स्कूल की? अरे यार तुम, छुट्टी तो है तुम लोगों की, झूठ मत। ड्यूटी है कल? अच्छा, टीना मुनीम कब तक आ जाते हो स्कूल से? अच्छा। अच्छा ये बताओ एक बार इधर, ये जयपुरिया वालों की छुट्टी है क्या? जयपुरिया में छुट्टी है? अनीश, चलो देखता हूँ, ग्रुप पे मैसेज देखिएगा, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।